ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने आपको मिलाया था झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता अजय सिंह से, जहां उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ जरपेशगी राइट्स की चर्चा की थी। खतियान में न केवल यही एक विसंगति है, बल्कि इस प्रकार के कई विसंगतियों को भूस्वामी झेल रहे हैं और भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पुनः अधिवक्ता महोदय हमारे बीच खतियान में दर्ज लीज का अवैधीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। अधिवक्ता महोदय, झारखंड में विशेषकर रांची जिला में लीज की स्थिति पर आपकी क्या राय है? श्रीमान, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी का ज्वलंत प्रश्न है और इसमें बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। लीज हमारे रांची में, झारखंड स्पेशली रांची में, और 1908 में जो सर्वे हुआ उसके बाद 1932 में सर्वे हुआ। 1908 में जो हुआ उसको कैडेस्ट्रल कहते हैं और 1932 में हुआ उसको रिविजनल कहते हैं। 1908 का और उससे पहले भी जो सर्वे हुआ है इसके बारे में रिकॉर्ड की जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, कम है। 1908 के सर्वे के बाद 1911 में लीज लिया गया दी आसाम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और वो लीज 30 साल के लिए था, 11 से 41 तक। और इस बीच जो सर्वे हुआ 1932 में, जिसमें वो जो लीज लिया था उसके नाम से खेवट बना दिया गया। खेवट का मतलब होता है जमींदार का, या जमींदारी होता है। खेवटदार का मतलब होता है जमींदार। अब जो लीसी था, जिसने लीज लिया था, ठेका पर लिया था, चाय की खेती करने के लिए लिया था, उसको मालिक बनाते हुए खेवटदार बना दिया। वो खेवट नंबर 2 की प्रॉपर्टी को लीज में लिया था। खेवट नंबर 2 बड़कागढ़ की संपत्ति जिसमें ज्यादा थी, और उस प्रॉपर्टी को लीज में लिया गया था, हजारों एकड़ लीज में लिया था, और चाय की खेती करने के लिए उसने लिया था। और जो आसाम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड थी वो चाय की खेती करने के लिए थी, और वो अंग्रेजों की एक कंपनी थी। अब 1932 में जो लीज हुआ, 1932 में जो सर्वे हुआ, उसमें उनको उनके नाम से अलग खेवट बना दिया गया, जो खेवट नंबर 3 हुआ। 2 से 3 बना दिया गया। लेसी के नाम से, लीज लेने वाले के नाम से कैसे खेवट बन गया, ये ताजुब का बात है। खैर, वो अगर बना तो वो सिर्फ 30 साल के लिए खेवट में, उस खेवट में खेवट नंबर 3 जो 2 से 3 बना, आसाम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड का जो बना वो 3 था, जिसमें लिखा हुआ है 30 साल ठेका। वो सिर्फ 30 साल के लिए था। मान लें कि ये पीरियोडिकल टेन्योर था, लेकिन 30 साल के बाद उसका मालिकाना नहीं रहा। लीज किसने दिया और किसने लिया? लीज देने वाले का नाम क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लीज देने वाला था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल, और लेने वाला था दी आसाम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड, जो अंग्रेजी कंपनी थी। देने वाला भी अंग्रेज, लेने वाला भी अंग्रेज। 30 साल के लिए था, और वो जो 30 साल के लिए लीज था, ये पूर्व में भी पहले भी कह चुके हैं, ये पीरियोडिकल था। और 30 साल के बाद मालिकाना नहीं, लेसी मालिक नहीं हो सकता है, ये परपेचुअल लीज नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल क्या है? धन्यवाद श्रीमान। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल के बारे में प्रश्न उठा करके आपने बहुत अच्छा किया है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल का कंसेप्ट आया 1858 के बाद। 1857-58 में जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं, उससे पहले ये इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में कंपनी का शासन हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857-58 की क्रांति के बाद ये शासन ब्रिटिश क्राउन में चला गया, और जब ब्रिटिश क्राउन में गया तो 13 या 15 सेक्रेटरीज आए, जिसमें एक सेक्रेटरी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल इनकी देखरेख करते थे, जिनकी जो संपत्ति अंग्रेजों द्वारा हड़प ली जाती थी, अंग्रेजों द्वारा सीट कर ली जाती थी, अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली जाती थी,
जो और उनकी संपत्ति जब्त की जाती थी, सीट की जाती थी, हड़प ली जाती थी या मिला ली जाती थी, जो देश के लिए लड़ते थे, आजादी के लिए लड़ते थे, जो उनके खिलाफ लड़ते थे। और उस प्रॉपर्टी का देख रेख करने के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल को जिम्मा मिला। दी असम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड के बारे में भी बतलाएं। दी असम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड अंग्रेजों की कंपनी थी, जिसने 1911 से 41 तक संपत्ति को, हजारों एकड़ संपत्ति को लीज में लिया और चाय की खेती करने के लिए लिया था। और 1947 में जब अंग्रेज चले गए तो ये भी कंपनी चली गई, ये भी कंपनी अब नहीं है। ये लीज का अवैधीकरण ये क्या है? जी, ये सबसे मूल प्रश्न ये है। अब 1911 से 41 तक जो लीज था, तो ये तो लीज था 11 से 41 तक, तो सर्वे बीच में हो गया, तो जो लीज लिए थे उनको खेवटदार बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया। जब जमींदार हो गए तो वो 30 साल के लिए हुए, पीरियोडिकल हुए, लेकिन उसके बाद वो सो कॉल्ड जमींदार जो असम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड थे, वो भी चले गए। हम सभी जानते हैं, ये सर्वविदित है कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और अंग्रेज चले गए। भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, लेकिन दुखद बात है कि उनके नाम से जो रिकॉर्ड है वो चलता रहा। इस पर ये सुधार करने पर किसी ने नहीं सोचा। अब दी असम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड जब यहां से इंडिया से भी चली गई, वो भी कंपनी, जब सारे अंग्रेज चले गए तो वो भी चले गए। अब उसी में अवैधीकरण शुरू होता है, जिसका 41 तक लीज था। उसी के एक मुलाजिम थे, शायद महावीर प्रसाद जलान, और उनके बांधव थे। उनको इस संपत्ति के बारे में मालूम था। खेवट नंबर 2 बड़कागढ़ के संपत्ति के लीज के संबंध में इनको जानकारी थी। हो सकता है वो ये असम फ्रंटियर टी कंपनी लिमिटेड के मुलाजिम रहे हों, इसलिए उनको जानकारी होगी। उन्होंने क्या किया, 1961 में एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के आधार पर 1961 में ही एक डीड बनाया, और दोनों कलकत्ते में, ट्रस्ट भी और डीड भी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है और रजिस्टर्ड सेल डीड भी है, जो कलकत्ता में बनाया और 1961 का ही है। और उसमें करीब 33,500 एकड़ जमीन, या 33,3400 एकड़ या 3,500 एकड़ जमीन के आसपास, जो 4-5 जमींदार का जमीन था और जो लीज में था, वो उन्होंने अपने नाम से ट्रांसफर करा लिया, उसको अपना बना लिया। जो लीज में था वो ट्रांसफर कैसे हो गया, ये ताजुब का विषय है। और कलकत्ता में, बंगाल में सरकार में बहुत सारा जो है अवैध डॉक्यूमेंट बनता है, वहां भी बना। 47 में जब अंग्रेज चले गए तो 1961 में किस अंग्रेज ने और कैसे आकर के प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और लीज की प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया और जलान साहब ने कैसे किया, ये तो वो जाने। अब यहीं पर नहीं रुकता है अवैधीकरण, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम था, जो बड़े बड़े लोग थे उनको मालूम था कि 2 कानून के बारे में। एक कानून जो जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 आया, इसके बारे में, और दूसरा सीलिंग का जो कानून आया, अधिशेष भूमि के अधिग्रहण के संबंध में, जिसको सीलिंग कहते हैं, वो आया 1961 में। उसके बारे में बहुत लोगों को मालूम था। और ये कारनामा, ये खूबसूरत कारनामा जो हुआ 1961 में ही हुआ, और 1961 में ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद उसी जमीन पर हजारों एकड़ जमीन का ट्रांसफर हो गया, वारा न्यारा हो गया। और उस जमीन को, कुछ जमीन सीलिंग में बता दिया गया, कुछ हजार एकड़ जमीन सीलिंग में बता दिया गया, कुछ हजार एकड़ जमीन सीलिंग में बता करके कुछ हड़प लिया गया, और उस सीलिंग में जो दे दिया गया, और जो आज भी जो सीलिंग का केस चला, उसका रिकॉर्ड आप मांगेंगे तो सरकारी कार्यालय से आपको नहीं मिलेगा। कह दिया जाएगा कि यहां गया वहां गया, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। 2-3 सीलिंग चला इस संबंध में जलान साहब का, और उसमें ऑनरेबल कोर्ट का भी ऑर्डर है, माननीय उच्च न्यायालय का भी ऑर्डर है, माननीय अपने उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है, जिसमें उनको राइट नहीं मिला था, बुश का राइट मिला था। अब है उसी सीलिंग के जमीन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ट्रांसफर
ये होता चला आ रहा है, ट्रांसफर के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ये अवैध ट्रांसफर होते चला रहा है और अवैध को वैध करने में सारा महकमा लगा हुआ है। और जिस ताज्जुब का बात है, ये घोर आश्चर्य का विषय है, जिस व्यक्ति का संपत्ति था, जिस व्यक्ति का 1858 में ये संपत्ति चला गया, वो तो परिवार जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला आया, बड़कागढ़ का परिवार जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला आया था। अब वो परिवार को इस संपत्ति को पाने के लिए बहुत मुश्किल का रास्ता तय करना पड़ेगा। और अगर आज अब जब लोग जाते हैं तो उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा कि इतना दिन कहां थे। वो तो परिवार जीर्ण शीर्ण अवस्था में था तो क्या जाता, कहां पर। हमारा इसमें यही कहना है आपके प्रश्न पर कि लीज की संपत्ति के संबंध में जो इलीगलिटी जो जारी है, इलीगलिटी को लीगलिटी में जो बदलना जारी है, वो रुकना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो संपत्ति है वो मूल व्यक्ति को मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देश के लिए लड़ने वालों के साथ ये घोर अन्याय है और पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश के शहीदों के साथ ये अन्याय है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और बहुत दुखद है।